बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए मीन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो तरह का होता है। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह का है। एक जो न्यूक्लिक एसिड की किस्म है वो है डीएनए और जो दूसरी किस्म है वो है आरएनए। लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है मुख्तलिफ़ तरह के मालिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें दो कैटेगरीज़ जो हैं वो कॉमन है ज़्यादा। एक माइक्रो मालिक्यूल्स और दूसरे मैक्रो मालिक्यूल्स। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली मैक्रो मालिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो मैक्रो मालिक्यूल है, यानी इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा होता है। अब न्यूक्लिक एसिड की जो हम इस वक्त किस्म पढ़ने लगे हैं वो है डीएनए। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। 20वीं सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट जो है ये डीएनए, क्योंकि 20वीं सेंचुरी की डिस्कवरी है, तो 20वीं सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट जो है वो उन्होंने जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई, यानी करैक्टर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने जेनेटिक मटेरियल के जो हैं कुछ करैक्टर्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी चीज़ को जेनेटिक मटेरियल कहना है तो आपको कुछ ना कुछ उसके करैक्टर्स जो हैं वो आपने ये देखना है कि क्या ये करैक्टर्स उसमें हैं। अगर ये करैक्टर्स उसमें हों तो वो फिर जो है आप उसको डीएनए जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। अब वो कौन कौन से करैक्टर्स थे, किस मालिक्यूल को हमने डीएनए कहना था, तो यानी उन मालिक्यूल्स के चंद करैक्टर्स हैं जिसको डीएनए कहा जाना है। तो सबसे पहला जो करैक्टर है, सबसे पहले करैक्टर की अगर बात करें तो वो है कि जिस मालिक्यूल को आप जेनेटिक मटेरियल कहना चाहते हैं उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को कोड कर सके। और जब वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को कोड करे तो वो जो है बाद में प्रोटीन, अमाइनो एसिड के मिलने से जो है प्रोटीन बन जाती है। यानी पहली खूबी जो है या पहला जो करैक्टर है वो आपने जिस चीज़ को या जिस मालिक्यूल को आपने जेनेटिक मटेरियल कहना है उसकी पहली खूबी, उस मालिक्यूल के अंदर पहली खूबी ये होनी चाहिए कि उसके अंदर जो है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स को जोड़ सके और अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के बाद वो मालिक्यूल प्रोटीन बनवा सके। दूसरा जो करैक्टर जो है वो ये है कि वो सेल्फ़ रेप्लिकेट, वो इस काबिल हो कि उसके अंदर जो है सेल्फ़ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पाई जाए, कि वो सेल्फ़ रेप्लिकेट कर सके। यानी वो जो मालिक्यूल है अगर वो अपनी कॉपी तैयार करना चाहे तो वो भी तैयार कर सके। तीसरा जो करैक्टर है वो ये है कि उसमें जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी इन न्यूक्लियस, कि जो जेनेटिक मटेरियल है मस्ट बी इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। और चौथा जो करैक्टर है कि उसके अंदर वो इस काबिल हो कि उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ जो हैं वो म्यूटेशंस हो सकें। यानी उस मालिक्यूल में वक्त गुजरने के साथ साथ म्यूटेशंस हों, और जब उस मालिक्यूल के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ म्यूटेशंस होंगी तो म्यूटेशंस होने से जो है वो एवोल्यूशन होगी। म्यूटेशन होने से डीएनए के अंदर चेंजेस आएंगे। डीएनए के अंदर जब चेंजेस आती हैं दैन आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म जो है इवॉल्व होते जाते हैं, एवोल्यूशन भी होती है। यानी कोई ऐसा साइंटिस्ट ऐसे मालिक्यूल को ढूंढ रहे थे कि जिस मालिक्यूल के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड को कोड करने की भी इंफॉर्मेशन हो, जो मालिक्यूल सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सके, जो मालिक्यूल जो है जेनेटिक मटेरियल जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है वो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर रहता हो, जो मालिक्यूल जिस मालिक्यूल के अंदर जो है म्यूटेशंस हो सके। तो ऐसा सिर्फ जो है साइंटिस्ट को सेल के अंदर जो है वो एक ही मालिक्यूल मिला जिसके अंदर ये सारे के सारे करैक्टर्स थे, और वो जो मालिक्यूल था वो था डीएनए का मालिक्यूल। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी। डीएनए के अंदर जो है म्यूटेशन का करैक्टर भी था,
डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए है वो एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर भी पड़ा हुआ था। डीएनए जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट भी कर रहा था। डीएनए के अंदर जो खूबी थी वो थी अमाइनो एसिड, प्रोटीन बनवाने की भी खूबी डीएनए के अंदर मौजूद थी। यानी ये सारे के सारे करैक्टर्स जो हैं डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर मिल गए, दैन इसलिए साइंटिस्ट ने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल का नाम दे दिया। तो जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। अब एक्चुअली डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो कि देखें ना, अगर मैं ये कहूँ कि हम इंसान क्यों हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और बंदर जो है वो बंदर हैं। वजह क्या है? क्योंकि भाई हमारा जो डीएनए है, हमारे डीएनए के अंदर सीक्वेंस और है, जो बंदर का डीएनए है वो मुख्तलिफ है। या प्याज जो है, प्याज का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है वो हम दोनों से मुख्तलिफ है। दैन जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ इसी वजह से हैं क्योंकि उनका जो डीएनए है वो डीएनए एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो डीएनए ही डिटरमिन करता है, डीएनए ही ये जो है तय करेगा कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो इंसान बनेगा या जो है कोई ऑर्गेनिज्म कौन सी स्पीशी बनेगा, डीएनए की वजह से, डीएनए के डिफरेंस की वजह से। तो अब हम डीएनए के डिफरेंस, अगर हमने ये बात की है तो अब हम जो है बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कस करने लगे हैं। आज का जो मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर भी है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली डीएनए तीन जो इसके डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है। पॉलीमर कहते हैं कोई भी जो ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना हो, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हो। डीएनए जो है, डीएनए एक लॉन्ग चेन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ये मुख्तलिफ मोनोमर्स मैं जोड़ रहा हूँ। मोनोमर्स ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मुख्तलिफ मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स जोड़ के एक मैं चेन तैयार कर रहा हूँ जो कि अनब्रांच्ड है, जिसकी कोई ब्रांच नहीं है। ये चेन, ये जो है, ये जो चेन तैयार हो रही है, ये अनब्रांच्ड चेन जो है, ये अनब्रांच्ड चेन एक्चुअली डीएनए है। ये जो एक चेन सी बन गई है ये डीएनए है। अब इस चेन की अगर बात करें तो इस चेन के अंदर बहुत सारे इस चेन के सब यूनिट्स हैं। ये जो चेन के सब यूनिट्स हैं इनको हम नाम देते हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं ये हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए फिर जो है वो मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनता है। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिले हैं और मिलकर जो है ये इन्होंने एक चेन बना दी है। इस तरीके से एक और यहाँ पर चेन जो है वो मौजूद होगी न्यूक्लियोटाइड्स की। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं तो अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक ही न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। क्योंकि अगर हमें किसी एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता चल गया दैन हमें पता होगा कि ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है, फिर हमें डीएनए का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम डीएनए यानी हमें ये पता चल गया कि जो डीएनए है, डीएनए मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड्स से। मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होते हैं और डीएनए बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। पहली जो चीज़ है न्यूक्लियोटाइड के अंदर वो है शुगर। दूसरी जो चीज़ है न्यूक्लियोटाइड के अंदर वो है नाइट्रोजनस बेस। और तीसरी जो चीज़ न्यूक्लियोटाइड के अंदर मौजूद होती है वो है फॉस्फेट ग्रुप। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमने ये पता चल गया कि न्यूक्लियोटाइड जो है ये शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है। अब हम अलग-अलग शुगर का अलग से स्ट्रक्चर देखते हैं, नाइट्रोजन बेस का अलग से स्ट्रक्चर देखते हैं और जो फास्फेट ग्रुप है अलग से स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुगर का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। डीएनए के अंदर जो शुगर है, शुगर जो है डीएनए के अंदर शुगर 5 कार्बन जो है वो शुगर पाई जाती है और 5 कार्बन शुगर को जो है पेंटोस शुगर कहते हैं। पेंटोस शुगर। अगर हम डीएनए के अंदर पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर बनाएं तो पेंटोस शुगर का जो स्ट्रक्चर है, पेंटोस शुगर में
5 कार्बन है, ये जो है कार्बन नंबर 1, यहाँ पर जो है कार्बन नंबर 2, इधर जो है इस कॉर्नर पे कार्बन नंबर 3 एंड दिस वन इज़ कार्बन नंबर 4, और 5वीं जो कार्बन है, कार्बन नंबर 5 जो है वो आउटसाइड अटैच है, यहाँ पर जो है कार्बन नंबर 5 अटैच है और ये ऑक्सीजन मौजूद है यहाँ पर। देन हम इसको अमूमन जो है हम रिंग की शेप में, हम कार्बन नहीं लिखते होते, हम इसी स्ट्रक्चर को जो है वो रिंग की शेप में शो कर देते होते हैं इस तरीके से। ये जो कार्नर हैं, कार्नर शो कर रहे होते हैं कार्बन की पोजीशन को, एक क्योंकि कार्बन बाहर है तो फिर इस तरीके से इसको लिख देते हैं। अब ये जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 के एक साइड पे, ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है, इस साइड पे नीचे वाले साइड पे जो है वो हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, देन 1 2 3 और 4 इसके जो है बॉन्ड है। इसी तरीके से ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 2 जो है, इसके इनसाइड जो है वो हाइड्रोजन अटैच है और आउटसाइड जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। कार्बन नंबर 3 जो है, इसके भी इनसाइड हाइड्रोजन अटैच है, आउटसाइड जो है इसके हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। देखें कार्बन के 4 बॉन्ड भी पूरे होते जा रहे हैं। इस कार्बन का अगर देखें 1 2 3 4। कार्बन नंबर 4 जो है, इसके भी जो है इसी तरीके से सेम आपने यहाँ पर भी लिखना है। OH जो है, इसके भी एक साइड पे जो है OH अटैच है और एक साइड पे जो है H अटैच है। इसी तरीके से कार्बन नंबर 5 जो है, कार्बन नंबर 5 एंड होती है CH2OH। ये यानी एक स्ट्रक्चर है जो ये पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं पेंटोस शुगर, DNA के अंदर जो पेंटोस शुगर है और RNA के अंदर जो पेंटोस शुगर है उसमें क्या डिफरेंस है। इस पेंटोस शुगर का जो नाम है वो है राइबोज। पेंटोस शुगर, पेंटोस मतलब 5 कार्बन वाली बहुत से शुगर है, तो ये जो कार्बन है, ये जो शुगर है इसका नाम है राइबोज। अब DNA की जो राइबोज है और RNA के अंदर जो राइबोज शुगर है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। DNA के अंदर जो और यहाँ पर एक साइड पे हम RNA के लिए शुगर बना लेते हैं। तो जो डिफरेंस, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और यहाँ पर जो है कार्बन नंबर 5। इधर भी कार्बन नंबर 1 2 3, कार्बन नंबर 4 और यहाँ पर कार्बन नंबर 5। DNA के अंदर जो है कार्बन नंबर 2 पर, वैसे अगर हम शुगर अभी हमने पढ़ा है कि अमूमन जो है शुगर का स्ट्रक्चर जो है कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर H है और यहाँ पर जो है OH है, यहाँ पर भी H और यहाँ पर OH। बकाया स्ट्रक्चर ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अब ये जो है, ये इसको हम नाम देते हैं, ये राइबोज शुगर है। एक शुगर यहाँ पर है, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर वही H प्रेजेंट है और OH प्रेजेंट है, बट फ़र्क जो यहाँ पर आना है, जो डिफरेंस है, कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंस है। कार्बन नंबर 2 पर भी H अटैच है, लेकिन DNA के अंदर क्या है कि कार्बन नंबर 2 पर जो है हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है, यहाँ पर जो हाइड्रोक्सल ग्रुप था वो रिमूव हो जाता है और सिर्फ जो है H यानी हाइड्रोक्सल, यहाँ से O जो है वो रिमूव हो जाती है। जो स्ट्रक्चर बच जाता है वो सिर्फ जो है ये स्ट्रक्चर है, यानी H रह जाता है। तो स्टूडेंट्स आप अगर गौर करें तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर पूरे का पूरा एक मुकम्मल मालिक्यूल राइबोज शुगर का बना हुआ है, जिसमें कार्बन नंबर 2 पर जो है एक हाइड्रोजन अटैच है और एक हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। बट यहाँ पर अगर आप देखें कार्बन नंबर 2 पर, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोक्सल ग्रुप में से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो चुकी है। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है देन हम इसे कहते हैं, हम कहते हैं जी ये जो है, इसका फिर हम नाम रखते हैं डी ऑक्सी का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये पहले राइबोज शुगर थी, यहाँ पर O मौजूद था, राइबोज शुगर में से O रिमूव हो गया है, तो हम इसको नाम देंगे डी ऑक्सी राइबोज।
तो याद रखें जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो है डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है यानी राइबोज शुगर आरएनए के अंदर पाई जाती है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो डीएनए के अंदर पाई जाती है। दोनों में डिफरेंस कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है, क्योंकि डीएनए के अंदर जो है कार्बन नंबर 2 पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सल ग्रुप जो था उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी थी। देन अभी इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद है, जबकि राइबोज शुगर के अंदर जो है वो कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप कंप्लीट प्रेजेंट होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, यानी OH और H का डिफरेंस है। ये शुगर का हमने डीएनए के अंदर जो शुगर है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जो है डिस्कस करते हैं शुगर के बाद नाइट्रोजनस बेस को डिस्कस करते हैं। दूसरे नंबर पर नाइट्रोजनस बेसिस। अगर आप डीएनए का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं आपके पास शुगर होनी चाहिए, और शुगर भी कौन सी होनी चाहिए, डीऑक्सीराइबोस। दूसरे नंबर पर जो आपके पास चीज़ होनी चाहिए नाइट्रोजनस बेस, और तीसरे नंबर पर फास्फेट ग्रुप। अभी हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं ये 2 तरह की होती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आपको 2 तरह की चाहिए, 2 तरह की आपको नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए डीएनए बनाने के लिए, और दोनों तरह ही की लाजमी चाहिए। ये कोई एक होने से काम नहीं चलेगा, दोनों तरह की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो मौजूद होनी चाहिए। पहले जो नाइट्रोजनस बेसिस जो आपको चाहिए वो है प्यूरीन्स। नाइट्रोजनस बेसिस का ग्रुप है प्यूरीन्स। और दूसरी तरह की जो आपको नाइट्रोजन दरकार होगी वो है पायरिमिडीन। यानी नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की होती हैं, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स जो हैं, प्यूरीन्स नाइट्रोजनस बेसिस की फिर हम आगे प्यूरीन्स नाइट्रोजनस बेसिस ऐसी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो कि डबल रिंग्ड होती हैं, डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर हैं ये, यानी इनमें 2 रिंग पाए जाते हैं। और जो पायरिमिडीन है वो सिंगल रिंग्ड हैं। अब प्यूरीन्स जो हैं, प्यूरीन्स 2 तरह की हैं। प्यूरीन्स नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं ये 2 तरह की हैं। प्यूरीन की जो एक किस्म है वो है एडेनिन, और जो दूसरी किस्म है वो है गोवानिन। ये दोनों जो हैं डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर हैं। यानी यहाँ पर हम स्ट्रक्चर पर अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ये एक रिंग ये हो गया, इस रिंग के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद हैं, और दूसरा जो रिंग है वो ये हो गया, ये पहला रिंग और ये दूसरा रिंग। इसलिए ये डबल, ये गोवानिन भी सेम इसी तरीके से है। आपने इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करना, आपको राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डीऑक्सीराइबोस का पता होना चाहिए, इनके स्ट्रक्चर की डिटेल में नहीं जाना। तो यहाँ पर भी जो है 2 हैं, एक ये है और दूसरी ये रिंग है। तो ये प्यूरीन्स 2 तरह की हैं, एडेनिन और गोवानिन, ये दोनों डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर हैं। पायरिमिडीन जो है ये सिंगल रिंग्ड हैं। पायरिमिडीन को अगर हम पायरिमिडीन भी डीएनए के अंदर 2 तरह की ही होती हैं डीएनए के अंदर। एक जो है साइटोसिन, साइटोसिन जो है वो सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, ये एक ही रिंग है इसके अंदर। और जो दूसरी किस्म है वो है थायमीन, THY, नॉट THIA, थाया THIAMIN। थायामीन जो है वो एक विटामिन है। यहाँ पर स्पेलिंग आपने गौर करना है, THYAMIN, ये जो है नाइट्रोजनस बेस है, ये भी सिंगल रिंग्ड है। तो ये जो है अगर आप डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ये 4 बेसिस पाई जाती हैं, एडेनिन, गोवानिन, साइटोसिन और थायमीन। जबकि जो आरएनए का मॉलिक्यूल है, आरएनए के मॉलिक्यूल के अंदर थायमीन की जगह पर जो बेस पाई जाती है, यानी आरएनए के मॉलिक्यूल के अंदर थायमीन की जगह पर यूरासिल बेस पाई जाती है, यूरासिल। और यूरासिल भी सिंगल रिंग्ड है स्ट्रक्चर है। डीएनए के अंदर 4 बेसिस हैं, एडेनिन, गोवानिन, साइटोसिन, थायमीन। आरएनए के अंदर भी 4 बेसिस हैं, एडेनिन, गोवानिन, साइटोसिन, बट वहाँ पर यूरासिल है। यहाँ पर लिख लेते हैं, डीएनए जो है
डीएनए की बेसिस कौन कौन सी है जी? एडेनिन, ए स्टैंड फॉर एडेनिन, गुवानिन, सी स्टैंड फॉर साइटोसिन, टी स्टैंड फॉर थाइमीन। जबकि आरएनए के अंदर जो है जो बेसिस पाई जाती हैं वो है एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और थाइमीन की जगह पर यूरासिल लग जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम साथ साथ डिफरेंस भी डिस्कस करते जा रहे हैं कि डीएनए के अंदर शुगर में जो डिफरेंस क्या था उनके OH ग्रुप का, और यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस में जो डिफरेंस है वो है यूरासिल और थाइमीन का। ये जो है नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है, यानी डीएनए के अंदर ये चारों नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। अब नाइट्रोजनस बेसिस में भी आपको मैं मज़ीद बताता जाता हूँ कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो हमेशा एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो हमेशा अटैच होगी थाइमीन के साथ। एडेनिन डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, थाइमीन सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। कभी भी एक जैसी चीज़ें अटैच नहीं होती एक दूसरे के साथ, ये दोनों एक जैसी हैं, लिहाजा ये दोनों आपस में अटैच नहीं होती। एडेनिन बांड बनाती है थाइमीन के साथ, तो एडेनिन जब थाइमीन के साथ बांड बनाती है तो ये दो हाइड्रोजन बांड के ज़रिए आपस में जुड़ते हैं। ये भी हम बाद में स्ट्रक्चर जब डिस्कस करते हैं वहाँ पे करते हैं। इसके अलावा गुवानिन जो है, गुवानिन बांड बनाती है साइटोसिन के साथ। गुवानिन डबल रिंग, साइटोसिन सिंगल रिंग। तो ये जो है साइटोसिन और गुवानिन जो है, इन दोनों के दरमियान जो बांड होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होता है। अब जो है एक और चीज़ याद रखें कि जितनी क्वांटिटी एडेनिन और गुवानिन, जितनी क्वांटिटी जो है एडेनिन की है उतनी ही क्वांटिटी थाइमीन की है, जितनी गुवानिन की है उतनी ही साइटोसिन की है। अब हम जो है इसके बाद डिस्कस करते हैं जो तीसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, फास्फेट ग्रुप को। फास्फेट ग्रुप जो तीसरा कंपोनेंट है वो है फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप जो है इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फास्फेट ग्रुप एक्चुअली फास्फोरिक एसिड से आया है। ये फास्फोरिक एसिड से डिराइव हुआ है। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड का जो फार्मूला है वो है H3PO4। जिसके स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएं तो P जो है वो सेंट्रल एटम है यहाँ पर, P के यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर डबल बांड O। फास्फेट जो है या जो फास्फोरस है ये 5 बांड बनाता है कोवलेंट। इसमें 1 2 3 4 5 यानी H3PO4 ये इसका स्ट्रक्चर है फास्फोरिक एसिड का। फास्फेट ग्रुप जो है भी हमने फास्फेट ग्रुप का भी स्ट्रक्चर देख लिया। फास्फेट ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है डीएनए और आरएनए के अंदर, ये हम देखते हैं बाद में अगर लिटिल मोर डिफरेंस आना भी है तो वो देखते हैं, बट यहाँ पर इस वक्त इतना ही फास्फेट ग्रुप का है। यानी हमने तीनों जो डीएनए बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमने जमा कर लिया। हमारे पास जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर भी मौजूद है, हमारे पास जो है नाइट्रोजनस बेसिस भी मौजूद हैं, फास्फेट ग्रुप भी मौजूद है। अब हम इन सब को जो है वो जोड़ते हैं कि ये सब एक दूसरे के साथ जोड़ना भी तो इनको है, तभी तो एक न्यूक्लियोटाइड बनना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं राइबोज शुगर का। असेंबली इनकी देख रहे हैं। ये कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और यहाँ पर जो है कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 का जो स्ट्रक्चर था वो हमने लिखा था CH2OH। CH2OH जो है यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को लिखते हैं, ये जी स्ट्रक्चर है CH2OH का, ये कार्बन नंबर 5 है। अब यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं और ये क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूल है इसलिए यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि ये H है, यहाँ पर भी H है, डीऑक्सीराइबोज है ये, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, हम एक नाइट्रोजनस बेस बना लेते हैं
एडेनिन बना लेते हैं, जो कि डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। डबल रिंग्ड एडेनिन। अब यहाँ पर जो है नाइट्रोजन मौजूद है, ये कार्बन नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है कि ये कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 1 पर अगर आपको स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर अटैच था OH, और यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर अटैच था H। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है, हमने इसको नाम दिया एडेनिन। अब एडेनिन में से इस जगह से यहाँ पर एडेनिन पर यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद होता है नाइट्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर जो एलिमेंट मौजूद है, ये आपस में कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। यहाँ कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है वो, और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस में से हाइड्रोजन, जब ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं तो यहाँ से वाटर जो है, वाटर का जो मालिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है। जब वाटर का मालिक्यूल रिमूव होता है तो इन दोनों, यानी यहाँ पर अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के दरमियान और इस नाइट्रोजन, ये बांड खाली हो जाएगा। और ये जब बांड खाली होगा तो इस यहाँ पर अब इस कार्बन के इस बांड का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो कार्बन नंबर 1 जो है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद जो है ये, यानी नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया। अब ये जो थी, ये थी राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, और ये जो है ये एडेनिन है। अब इन दोनों को इकट्ठा जो है, अब ये दो स्ट्रक्चर, अब दो मालिक्यूल्स यहाँ पर हैं, इन दो मालिक्यूल्स को हम नाम देंगे एडिनोसिन। अब ये एडेनिन नहीं रहा, अब इसको नाम देना है एडिनोसिन। एडेनिन अकेला मालिक्यूल था। एडेनिन के साथ जब राइबोज शुगर अटैच हो जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर अटैच हो जाती है, तो इसको नाम देना है जी एडिनोसिन। अब यहाँ इसको बल्कि डीऑक्सी एडिनोसिन आप इसको नाम देंगे। ये जो है, अब ये क्या है जी, डीऑक्सी एडिनोसिन, क्योंकि यहाँ पर डीऑक्सी एडिनोसिन है। अब हम फास्फेट ग्रुप अटैच करते हैं। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है फास्फेट ग्रुप का, फास्फोरिक एसिड का भी हमने फार्मूला भी देखा है। तो फास्फोरिक एसिड को अगर हम यहाँ पर ड्रा करें तो यहाँ पर POH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। अब फास्फोरिक एसिड है, एसिड हमेशा, एसिड ने बॉन्ड बनाना है इस शुगर के साथ। एसिड, स्टूडेंट्स, अगर आपने केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर कि एसिड हमेशा ज़्यादातर जो है वो हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनेट नहीं करते। लिहाजा यहाँ से ये जो एसिड है, ये एसिड यहाँ से हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, और कार्बन नंबर 5 जो है, कार्बन नंबर 5 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ से ये रिएक्शन में हिस्सा लेगा। ये दोनों रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे, कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फास्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन। और यहाँ पर ये जो दोनों हैं, ये रिएक्शन में हिस्सा लेकर यहाँ से ये वाटर का मालिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और इन दोनों के दरमियान जो है, एसिड के दरमियान और ये जो शुगर है, इसके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। अभी हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को एस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। यहाँ पर जो है हम अभी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड तो बना नहीं सकते, दैन हम स्ट्रक्चर को दोबारा जो है हम थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये बॉन्ड अटैच हो रहे थे। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड अटैच होने के बाद ये कैसे दिखते हैं। यहाँ पर देखें, ये नाइट्रोजनस बेस और कार्बन नंबर 1 पर, ये कार्बन नंबर 1 पर जो है, कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, या कोवलेंट बॉन्ड इनके दरमियान जो है डेवलप हो गया है। जबकि कार्बन नंबर 5 पे अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 5 और जो फास्फेट ग्रुप है या फास्फोरिक एसिड जो है, उसके ऑक्सीजन के दरमियान और कार्बन नंबर 5 के दरमियान जो है बॉन्ड बन गया है। अब एक तरफ एसिड है, दूसरी तरफ जो है राइबोज शुगर है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है, इसको नाम, ये कोवलेंट बॉन्ड है, बट ये वाला जो बॉन्ड है इसको नाम देंगे एस्टर लिंकेज या एस्टर बॉन्ड। ये भी कोवलेंट बॉन्ड ही की किस्म है, एस्टर लिंकेज।
इस तरीके से जो है ये एक जो पहले ये जो चीज़ थी हमने इसको थोड़ी देर पहले पढ़ा था एडिनोसिन, अब ये इसके साथ एक फास्फेट ग्रुप भी अटैच हो गया है, फास्फेट का मॉलिक्यूल अटैच हो गया है। अब हम इसको नाम देंगे, या जो पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको नाम देंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और अगर यहाँ पर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती तो फिर हमने नाम देना था इसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये पूरे का पूरा जो है अभी एक न्यूक्लियोटाइड है। स्टूडेंट्स याद रखें, एक वर्ड है न्यूक्लियोसाइड और एक है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? ये जो एडिनोसिन जो है, ये डीऑक्सी एडिनोसिन जो है, ये एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड है। हम न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? अगर कोई जो है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस जो होती है, ये जो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड हम किसे कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर भी मौजूद होगी, प्लस नाइट्रोजनस बेस भी मौजूद होगी, और प्लस यहाँ पर फास्फेट भी मौजूद होंगे। ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है फास्फेट का, इसके साथ एक और लग जाए, दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे फास्फेट के। अब वो जो दूसरा मॉलिक्यूल साथ में फास्फेट का लगेगा वो भी इसी तरीके से H3PO4 होगा। अब वो जब इसके साथ इस फास्फेट के साथ अटैच होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन अकेला रह जाएगा। इसी तरीके से दूसरे के साथ तीसरा भी जब दो मॉलिक्यूल फास्फेट के अटैच होंगे, हम उसे नाम देंगे डीऑक्सीराइबोज या डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन डाईफास्फेट। तीन मॉलिक्यूल फास्फेट के अटैच हो जाए तो हम उसको नाम देंगे ट्राईफास्फेट। यानी जितने फास्फेट होंगे उतना ही आपने उसको नाम देना है। ये हमने इस वक्त जो है ये स्ट्रक्चर हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे कंबाइन करते हैं।